हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक मुर्दे का जवाब मुर्दा, जो कि एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुर्दा एंथनी का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। लेखक तरुण कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग तौसीफ, इंकिंग नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आजाद, रंग सुनील पांडे और संपादक मनीष गुप्ता। ये स्वर है जिसमें मुर्दा शरीर निवास करते हैं। तू भी एक मुर्दा है एंथनी, अब ये तुझे भी अपने अंदर समा लेगा। अब तेरा मुर्दा शरीर भी उसके शरीर में वास करेगा। जिंदा मुर्दे एंथनी, यही है तेरा जवाब, मुर्दे का जवाब मुर्दा। चोरी की नीयत से अगर कोई किसी अमीर आदमी घर में या कीमती सामानों से भरी दुकानों में सेंध लगाकर घुसे तो कारण समझ में आता है, लेकिन ये चोर कब्रिस्तान में चोरी की नीयत से आ रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन जब आया है तो कारण कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। कब्र खोद कर क्या ये मुर्दा चुरा कर ले जाना चाहता है? मगर मुर्दे का क्या करेगा? मुर्दा कोई घर में सजाने की चीज तो नहीं होता, और अगर घर में सजाना ही है तो उसे सजा ले जो पहले ही कब्र से बाहर। काव! अरे वही अपना एंथनी। अरे कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेज। तुम्हारा उलिया तो उसी से मिलता जुलता है। क्या तुम ही हो वो मुर्दे हो? उफ, हाँ, वही मुर्दा हूं जिसे अपराध और अपराधियों से चिढ़ है। किसी की कब्र खोदना भी एक गंभीर अपराध है। नहीं, मुझे मत मारना एंथनी, मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गया था। चोर थर थर कांप रहा था। मेरा नाम अमर है। दरअसल मुझे अखबारों से पता चला था कि ये कब्र राजा सुल्तान की है, जिसके पास हुजबुज नाम का एक हीरा था। उन्हें वो हीरा बहुत प्रिय था। एक अंग्रेज विलियम ब्रिगेंजा ने राजा सुल्तान को मारकर वह हीरा उनसे छीन लिया था। कहते हैं कि सुल्तान को वह हीरा उसके गुरु से प्राप्त हुआ था, जो उनके लिए सुख व समृद्धि का प्रतीक बन गया। अंग्रेज विलियम द्वारा हीरा छिन जाने के पश्चात राजा सुल्तान के परिवार की वैभवता को जैसे ग्रहण लग गया। रियासतें खत्म हो गई, महल नीलाम हो गया। सुल्तान के दोनों बेटे फैजल और रहमान राजा से रंक हो गए। जल्द ही विलियम की भी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद राजा सुल्तान के बड़े बेटे फैजल ने हीरे पर अपना पुश्तैनी हक जताकर मुकदमा दायर किया। वह मुकदमा जीत गया। हुजबुज राज परिवार को वापस मिल गया। लेकिन निर्धनता का जीवन जी रही मूर्ख राजमाता चाहती थी कि हुजबुज राजा सुल्तान को ही सौंप दिया जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। फैजल इस निर्णय के खिलाफ था, लेकिन राजमाता की इच्छा उसे पूर्ण करनी पड़ी। राजा सुल्तान की कब्र दोबारा खोदी गई और हीरे को ताबूत में रख दिया गया। उसके बाद फैजल राज परिवार से अलग हो गया। तभी से वो हीरा इस कब्र में है। बेशकीमती हीरे को चुराने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन कोई भी उसे चुराने में सफल नहीं हो पाया। ऐसी चर्चा फैली कि जो कोई भी हीरे को चुराने की चेष्टा करता है, तुम आकर उसकी मंशा और जिंदगी दोनों को चौपट कर डालते हो। ये सब सुनने के बाद भी तुमने इस हीरे को चुराने की हिम्मत की? हाँ, क्योंकि लंबी बेरोजगारी के कारण मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मौत से बदतर हो चुकी है। इसलिए मुझे तुमसे और तुम्हारे नाम पर फैली कहानियों से डर नहीं लगा। प्रकृति ने मुझे स्वभाव से डरपोक बनाया एंथनी, वरना अपने परिवार की भुखमरी देखकर मैं चोर, डाकू या कातिल बन जाता। एक बेशकीमती हीरा पत्थर की तरह कब्र में बेकार पड़ा है। मुझे उसे ले लेने दो एंथनी, क्योंकि वो मुझे समृद्धि दे सकता है। समृद्धि तो वो राज परिवार को भी दे सकता है जो निर्धनता का जीवन जी रहा है। हुजबुज पर प्रथम अधिकार राजमाता का है। तुम इस हीरे को जरा कर उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हो, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन तुम चूंकि पेशेवर चोर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी चोरी की इस प्रथम चेष्टा को क्षमा करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे हाथ काटकर तुम्हें चोरी की सजा देता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस कब्र को मिट्टी से दोबारा भरकर पूरी की तरह समतल कर दो और यहाँ से चले जाओ। मेहनत करने में शर्म ना आती हो तो जाकर बोझा ढो। तुम्हारा सिर मेहनत का बोझ बर्दाश्त कर लेगा, मगर तुम्हारी अंतरात्मा अपराध का बोझा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे भी जब 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी थी तो मैंने कुलीगिरी भी की थी, बोझ भी ढोया था। चोर या अपराधी तो नहीं बन गया था। मगर जो चोर और अपराधी ही थे। ये क्या कर रहे हो छोटा पठान? सामने से 2 पुलिस जीपें दौड़ी आ रही है और तुम भी अपनी कार उधर ही दौड़ा रहे हो। पुलिस को देखकर चोरों की मानसिकता हमेशा फरार होने की होती है, जिससे पुलिस के हौसले बुलंद होते हैं। मैं इस मानसिकता को बदलना चाहता हूँ छिंदे। मैं अपनी इमेज ऐसी बनाना चाहता हूँ कि मुझे देखकर पुलिस वापस भागे। तुम अपना सिर नीचे रखो ताकि कोई गोली तुम्हें ना लग जाए, क्योंकि मैं भी अपना सिर नीचे करने जा रहा हूँ। साहब, वो तो कार को आगे ही दौड़ा लिए चला जा रहा है।
एक जीप में डीसीपी इतिहास था। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस वाले अपनी जीपों को मेरे रास्ते से हटा लेंगे। सुन, ये फुटपाथ से टायर रगड़ने की आवाज है, सुन। उफ। देखा, हम कामयाब हो गए। पुलिस वाले दाएं बाएं होएगा और हमारे जाने के लिए रास्ता बन गया। आप कमाल के आदमी है छोटा पठान। ओह, ये क्या? ये तो टायर फटने की आवाज है। टायर हमारी कार के फटे। कार संभालो छोटा पठान। कमीने पुलिस वाले चाल चल गए, पर उन्हें उनकी चाल का जवाब जवाब जरूर दूंगा। मैंने जीप के पीछे से कार के रास्ते में कीलें बिखेर दी थी, ताकि अगर वो रुका तो सड़क पर बिछी कीलें उसके टायर फाड़ दें। टायरों के फटने की जोरदार आवाजें तुम सुन ही चुके हो। निश्चित रूप से कार के 2-3 टायर बस्ट हो चुके हैं। कार रुक चुकी होगी। इससे पहले कि वो फरार हो जाए, उन्हें घेरे में लो। साहब, कार में तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो निकल गए। हाँ, हम तो निकल गए, पर पुलिस वाले नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कार की खिड़कियों के शीशे रिमोट चालित और मैंने बटन दबाकर शीशे चढ़ा दिए हैं। पुलिस वाले कार की खिड़कियों में फंस जाएंगे और फिर कार की खिड़कियों के शीशे रिमोट चालित हैं। इसका मतलब वो लोग आसपास ही हैं, मगर चारों दिशाओं में किस तरफ ये पता करना मुश्किल है। मैं अकेला ये देखने एक दिशा में ही जा सकता हूँ, और वो दिशा गलत भी हो सकती है। साहब, साहब, अंदर कार के फर्श पर टाइम बम रखा है और ये सिर्फ 30 सेकंड में फटने वाला है। हमें अब कोई नहीं बचा सकता। आप यहां से दूर चले जाइए सर। ओह नो। हरी अप सर, हरी अप। आप गए या नहीं साहब? अब 10 सेकंड बचे हैं। मैं तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जा सकता। गोली चलाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गोली शीशे में सिर्फ एक छेद ही करेगी। मुझे रिवॉल्वर की चोट से शीशा तोड़ लाऊंगा। शीशा नहीं टूटेगा साहब। अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। भागिए साहब, भागिए, वरना आप भी भागिए साहब, भागिए। मौत भले ही आ जाए, पर इस तरह तो मैं मौत के मुंह में छोड़कर नहीं भागूंगा। मैं भी तुम सबके साथ मरूंगा। 5 सेकंड भी बीत गए। धमाका भी हो गया, मगर धमाका कार के अंदर नहीं हुआ, बल्कि बाहर हुआ। bah! ये विस्फोट तो कार में होना था। हाँ, लेकिन सही वक्त पर मैं पहुंच गया। मुर्दा पहुंच गया था। तुम्हारे आदमियों को सिर्फ कांच टूटकर बिखेरने की आवाज ही सुनाई दी। कांच कैसे टूट गया? कोई आंधी सी गुजर गई। वो आंधी मैं था। मैं बम फटने के सिर्फ 2 सेकंड पहले कार में घुसा और बम लेकर बाहर निकल गया। अब तुम अपने आदमियों को आसानी से छुड़ा सकते हो। फिर आज उस जिंदा मुर्दे की वजह से हम लोग बच सके। हाँ, वही जिसे कोई काला फरिश्ता कहता है, तो कोई काली मौत, जिसके आने पर नेक लोगों को आती है सुगंध और दुष्ट लोगों को आती है दुर्गंध। ओ हाँ, मुझे सुगंध आई थी। तुझसे तेरी नेक चलने का सबूत किसने मांगा है? इधर फिलहाल छिंदे को बड़ा पठान के चाटे की जोरदार आवाज आई थी। चटाक। तू मेरे भाइयों का हथियारों का कंसाइनमेंट लेने के लिए साथ लेकर क्यों गया? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तेरे 6,000 टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल देता। ठहरो भाई, मैं खुद उसके साथ गया था। लेकिन तू क्यों गया था? तुझे इन सब काले बम कामों से दूर रहने को कहा था या नहीं? कहा था भाई, पर मैं कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूंगा? तू समझता क्यों नहीं? हमारा काम कोई खेल नहीं। पुलिस की गोलियां हर वक्त हमारे शरीर को सूंघती रहती हैं। सैकड़ों खतरे जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। तेरा भाई बड़ा पठान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर तुझे कुछ हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तुझे आज तक काले कामों से दूर रखा है। लेकिन बड़े भाई को कुछ हो जाए तो इसे छोटा भाई कैसे बर्दाश्त करेगा, ये नहीं सोचा भाई? शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, ताकि कल को भूख लगने पर अपना पेट वो खुद भर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बच्चे शिकार करना कैसे सीखेंगे? छोटा पठान ठीक कह रहा है बड़ा पठान। आपकी ममता एक दिन इसे कमजोर बना देगी। आज छोटा पठान के दिमाग और उनके इरादों के जलवे मैंने देखे हैं। वो अगर तुम देख लेते बड़ा पठान, तो दांते तले उंगली दबा लेते। कदम कदम पर इसने पुलिस वालों को ऐसे छकाया कि उनके होश उड़ गए। वो तो मुर्दा एंथनी बीच में आ गया, वरना आज 4 पुलिस वालों की आत्माएं छोटा पठान की प्लानिंग का शिकार होकर यमराज के दरबार में दस्तक दे रही होती। छिंदे के मुंह से छोटा पठान की हरकतें सुनकर बड़ा पठान की आंखें चौड़ी हो रही थी। बड़ा पठान, मैं तो कहता हूं कि जिस काम के लिए आज तक अपने कई आदमियों की जिंदगी आप दांव पर लगा चुके हैं, वो काम छोटा पठान पूरा कर सकता है। छिंदे चुप कर। मैं उस काम को भूल चुका हूं। कौन सा काम भाई? कोई काम नहीं। ये छिंदे तो यूं ही बकबक करता रहता है। आसान काम तो आसानी से पूरे हो जाते हैं भाई। मुश्किल काम भी थोड़ी परेशानी के बाद पूरे हो जाते हैं। मगर असंभव काम चुनौतीपूर्ण होते हैं, और चुनौतियां स्वीकार करने वाला शख्स ही विजेता कहलाता है। उसी का राज चलता है। क्या आप अपने छोटे भाई को विजेता नहीं बनाना चाहते?
बनाना चाहता हूं, पर तुझे बचपन से पाला है, तेरे शरीर पर आई एक खरोंच से भी डरता हूं। तो लो भाई, देखने के अभ्यस्त हो जाओ छोटे खरोंचों को। पागल हो गया है क्या तू? छिंदे, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट फर्स्ट एड बॉक्स ला जल्दी। अब तो मुझे बता दो भाई कि वो कौन सा काम है जिसे पूरा करने की कोशिश करते हुए आपके कई आदमी मारे जा चुके हैं। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ छोटे। दरअसल वो हुजबुज नाम का हीरा है जो राजा सुल्तान की कब्र में रखा है। वो हीरा प्राप्त करना मेरी जिंदगी का मकसद है। अपराध जगत का राजा बना सकता है वो हीरा मुझे, लेकिन उसे प्राप्त करने की कोशिश करना जिंदगी छोड़ने का मकसद भी हो सकता है। मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ भाई, सब कुछ। बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा हुजबुज को लाने की तरकीब। अगर तुम्हें तरकीब जमे तो ही तुम मुझे इस काम को करने की इजाजत देना। तरकीब बड़ा पठान को जमने वाली थी। यही वो कब्रिस्तान था जहां पहले भी कई बार हुजबुज को चुराने की कोशिशें हो चुकी थी। जल्दी ही एक और कोशिश होने वाली थी, लेकिन वह कोशिश कब होगी यह कहना मुश्किल था। फिलहाल तो शव के ताबूत को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्र में उतारा जा रहा था। सभी रस्में पूर्ण कर दी गईं। डीसीपी इतिहास के लिए वह क्षण मुश्किल भरे थे। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो सलीमा? मेरा दिल चीख चीख कर ये गवाही दे रहा है साहब। बार बार ऐसा लग रहा है कि वो मुझे पुकार रहे हैं। वो जिंदा है साहब, वो जिंदा है, लेकिन अगर उन्हें कब्र से फौरन बाहर ना निकाला गया तो वो मर जाएंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है साहब, उन्हें बचा लीजिए। उन्हें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि कब्र सिर्फ आपकी इजाजत पर ही दोबारा खोदी जा सकती है। इसे बाहर ले जाओ, ये पागल हो गई है। साहब, हमने इन्हें बहुत समझाया है। ये यहाँ आई है तो जाने वाली नहीं है। साहब, क्यों ना एक बार कब्र खोद कर देख ही लिया जाए। कई बार चमत्कार भी हो जाते हैं। कोई कुदरती ताकत मन की आवाज बनकर सीधे दिल पर चोट करती है, और यही हो रहा है सलीमा के साथ। हाँ साहब, और फिर कब्र खोदकर इसी तसल्ली करा देने में कोई नुकसान भी नजर नहीं आता। आखिर वो इसके खादिम की ही तो कब्र है। औरत के आंसुओं ने इतिहास को फौरन कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो जिंदा है, वो जिंदा ही है। फजूल की, जिस कब्र को सुबह ही बनाया गया था उसे इतिहास ने खोदने का आदेश दिया। जल्दी करो, जल्दी करो। इतिहास को किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। वह तो उस औरत की तसल्ली चाहता था, और प्रिंस सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। कहा दोबारा कब्र को खोदना उसे नागवार गुजर रहा था। ताबूत खोलकर देखो। नहीं साहब, यह हमसे नहीं होगा। हमारा काम कब्र खोदने तक ही था। दोनों मजदूर बाहर आ गए। इस बार हवलदार नीचे उतरे और इसे छूकर देखो, क्या वो जिंदा है? इसे छूकर देखने की जरूरत नहीं है साहब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मुर्दे का जवाब मुर्दा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।